का स्वागत है। हमारी आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जीसी श्रोत्रिय। वो कृषि अनुसंधान और प्रसार के कई कार्यक्रमों से जुड़े हैं इफ़को के साथ और हिंदुस्तान कॉपर में काम कर चुके हैं और अभी भी इतना उनका बड़ा अनुभव है और उसके बाद उस अनुभव के साथ किसानों की समस्याओं आज के समय की समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके सिंह। डॉक्टर बीके सिंह साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, ही इज ए मेट्रोलॉजिस्ट एंड फसल सलाह उन्हीं की एक ऐसी शुरुआत है जो किसानों को स्मार्ट फार्मिंग के लिए प्रेरित करती है ताकि वो बेहतर से बेहतर आमदनी कर सकें। तो आज की चर्चा मैंने स्मार्ट फार्मिंग वर्ड का इस्तेमाल भी इसीलिए किया क्योंकि आज की हमारी जो चर्चा है उसमें स्मार्ट फार्मिंग पर ज्यादा बात होगी। तो डॉक्टर श्रोत्रिय, मैं आपसे पहला सवाल करूंगी कि स्मार्ट फार्मिंग के बारे में बताइए, स्मार्ट फार्मर और स्मार्ट फार्मिंग है क्या? आप अगर हम ये माने कि सही ढंग से जो खेती कर रहा है और चतुराई से अपने काम को कर रहा है, वो स्मार्ट फार्मिंग होगी। लेकिन वो चतुराई आएगी कहाँ से? वो चतुराई जो ज्ञान है जगह बिखरा हुआ, वो अपने मोबाइल से वो प्राप्त कर सकता है। चाहे वो मौसम संबंधी जानकारी हो, चाहे खेती बाड़ी में जो आदान हम काम में लेते हैं उसके सही उपयोग की जानकारी हो। तो इस तरह से अपने श्रम, अपने आदान को, जो ज्ञान वो ले रहा है, जो उसके पास नहीं है और ले रहा है वो दूसरी जगह से, और उसको खेती में अपना रहा है और उससे अपनी लागत कम करके और खेती में ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। मोटे तौर पे हम इसको स्मार्ट फार्मिंग कह सकते हैं या एक चतुराई वाली खेती कह सकते हैं। और आजकल स्मार्ट फार्मिंग इसलिए भी ये जुड़ गया है कि स्मार्टफ़ोन का उपयोग फार्मिंग कैसे हो। जो फ़ोन है वो भी अब स्मार्ट है। एक बेसिक फ़ोन होता है, एक स्मार्ट फ़ार्म होता है। जो स्मार्टफ़ोन है उससे हम अ, कई स्थानों पे अपनी जानकारी ले सकते हैं। उसमें हम कई जो ऐप हैं जगह-जगह की, उनके माध्यम से जुड़ कर के उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान कर सकते हैं खेत में। और सही ढंग, सही समय पर जो हमारी क्रियाएँ हैं खेती की, उनको लागू कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे यही एक स्मार्ट फार्मिंग कहा जाएगा। जी, मेरा एक छोटा-सा सवाल है जो कि मुझे लगता है हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी दिमाग में आएगा कि अ, जो बात आई स्मार्ट फार्मिंग की, चतुराई से फार्मिंग करना, हमारे कुछ पुराने जो जो पारंपरिक तरीके थे उसमें भी कुछ तो बेहतरी होगी, लेकिन आज के टाइम में जो आपने कहा स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, तो क्या स्मार्टफ़ोन के ज़रिए जो फार्मिंग होगी जो और जो परंपरागत तरीके थे, जो चलते आ रहे हैं पिछले कई सालों से और जो पीढ़ीगत जो ट्रेडिशनल जो ज्ञान है वो दिया जाता है किसानों को, तो उसमें क्या फ़र्क है? और क्यों दोनों में से जो स्मार्ट फार्मिंग है, उसको इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है? जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? कहीं वो अ, अगली पीढ़ी में न रह जाए, वो हम तक मिला है या नहीं मिला है, वो कहीं सुनियोजित तरीके से रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगर हम जब चाहें तब उस तरह की कोई सूचना ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और तत्काल जो हमारा जलवायु है, जो हमारा मौसम है, जो हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है, अ, जो वातावरण में तापमान बन रहा है, उन सब की जानकारी और कौन से नए बीज आ गए हैं, उन सब की जानकारी तत्काल अ, हम लेना चाहें तो पारंपरिक जो खेती है, पारंपरिक खेती में तत्काल की तो जानकारी नहीं है। ज्ञान ज़रूर है और खेती कैसे करते हैं उसका तरीका ज़रूर है, लेकिन वर्तमान में जो वातावरण में है, जो तापमान का या वर्षा का या मौसम के अन्य पैरामीटर्स से जो हमको जानकारी नहीं चाहिए, और भूमि में जो वर्तमान की स्थिति है, अभी हम कह रहे हैं कि हमारी भूमि मृदा बीमार है। पुराने समय में तो ऐसा नहीं था।
तो अभी वर्तमान में जो ज्ञान है हमारी भूमि का, हमारे पौधों का, वैरायटीज का, किस्मों का और जलवायु का, इन सब का ज्ञान एक साथ हमें मिल सकता है यदि हम स्मार्टफोन के माध्यम से अलग अलग ऐप में जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे जगह जुड़े हुए हैं जो हमको इन सब को मिला करके एक हमारी खेती के विषय में एक अनुशंसा कर सके और एक सिफारिश कर सके कि आपको आज की तारीख में ये करना है, या एक पूर्वानुमान दे सके कि भाई वर्षा होने वाली है अगले 3 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन तक सूखा नहीं रहेगा, सूखा होगा तो आप सिंचाई कर सकते हैं। इस तरह के जो पूर्वानुमान भी आप ले सकते हैं, जो पारंपरिक खेती में इस तरह के ज्ञान को इनमें जो स्मार्ट ज्ञान के माध्यम से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और सुचारू रूप से अपनी खेती के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यही एक जी। मेरा अगला सवाल डॉक्टर बीके सिंह से है, वो क्योंकि ऑलरेडी स्मार्ट फार्मिंग की शुरुआत कर चुके हैं, स्मार्ट फार्मिंग करवाने की शुरुआत कर चुके हैं, किसानों को स्मार्ट फार्मर बनाने के एक मिशन में जुटे हुए हैं। तो डॉक्टर बीके सिंह, मेरा सवाल ये है कि जो आपने शुरुआत की है फसल सलाह जो ऐप है, जिसके जरिए आप किसानों को स्मार्टफोन के जरिए किसानों को अपने आप से जोड़ते हैं और जुड़ते हैं उनसे, तो आपको कितना फर्क नजर आया है कि स्मार्ट फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं उससे किसानों को कितना फायदा पहुंचा है, जो किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, मैंने क्यों किया ये। क्योंकि मैं भी किसानी से जुड़ा रहा हूँ, खेती से जुड़ा रहा हूँ, कृषि व्यवसाय से जुड़ा रहा हूँ। तो हमको ऐसा लगा कि किसानों को इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, विभिन्न स्रोतों से अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है, साइंटिस्ट हैं कुछ बता जाते हैं, मौसम वैज्ञानिक कुछ और बता देते हैं, जो फर्टिलाइजर कंपनियां कुछ और बता जाती हैं, बीज और जो खाद बेचने वाले कुछ और बता देते हैं। तो किसान को जो एक कॉन्सोलिडेटेड इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलती, फिर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, फिर पड़ोसियों को देखता है वो क्या कर रहे हैं, उसी की नकल करता है। तो हमको लगा कि इसको इसको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे बड़ा जो विषय एक जो था कि उनको मौसम का पूर्वानुमान जरूर सटीक मिलना चाहिए उनके खेत का और जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं। तीन सबों को कंबाइन करके हमने फसल सलाह लॉन्च की। तो उसमें जब जब किसान जब बुआई करता है तो कौन सी वैरायटी है और कौन सी उसमें कब खाद लगेगा और मतलब बीज कब डालनी चाहिए, और उसके बाद जर्मिनेशन के बाद क्या हो, फ्लावरिंग के बाद क्या हो, ये सारे मैंने उसको सिलसिलेवार रूप से उनको सलाह देते रहते हैं बदलते हुए मौसम के हिसाब से। तो ये हमने पहले खाली मौसम देते थे, फिर बाद में उनके क्रॉप को ऐड किया, तो उसका बहुत ही असाधारण रिजल्ट हमें मिला। जो किसान हमसे जुड़े वो जुड़ते ही चले गए और उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ती गई। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हमको मार्केट की इंफॉर्मेशन भी दीजिए, हम कहाँ बेचेंगे, पैदा तो कर लेते हैं, कहाँ बेचेंगे। तो हमारा तो ये परीक्षण जो हमने किसानों के साथ अपने लेवल पर किया काफ़ी सक्सेसफुल रहा। श्रोतिया साहब भी इफ्को में थे, वो भी तकरीबन यही काम कर रहे थे, और हम लोग मिल के हम चाहते हैं कि किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उनके खेत, उनकी मिट्टी, उनका मौसम, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन एक जगह सारी इंफॉर्मेशन अनबायस्ड, न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप यही फर्टिलाइजर यूज़ करें या यही यूरिया यूज़ करें या आप बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करें। जो एक नॉर्मल जो एडवाइस होना चाहिए हम वही विशुद्ध रूप से देते हैं और किसान उसका फ़ायदा उठाते हैं। और हमको इसमें काफ़ी पुरस्कार भी सरकार ने भी दिया और किसान भी देते हैं। किसानों की अप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है। उनकी समस्याएं हमको, चूँकि स्मार्टफोन है तो 1 to 1 कनेक्टेड रहते हैं, तो अभी कभी भी फ़ोन उठा के पूछ सकते हैं। वैसे तो किसान कॉल सेंटर भी है, लेकिन जो हमारे पास फीडबैक उनकी आती है उससे वी आर ओवरवेल्म्ड।
हमको अच्छा लगता है किसानों की समस्याओं का समाधान देते हुए ऑन द स्पॉट। जी, जी। डॉक्टर श्रोत्रिय, आप किसानों से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आपने देखा है किसानों को उनका रिस्पॉन्स कैसा है स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स को लेकर? किसान आज जुड़ रहा है नई-नई बातों से, और चूँकि नए परीक्षण हो रहे हैं, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, नई-नई जानकारियाँ दे रहा है, तो वो एकदम उनको उपलब्ध हैं। और जैसा कि स्मार्टफ़ोन के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से वो एकदम अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। जो जहाँ वो है, अगर खेत में बैठा है और उसको कोई समस्या दिखी, तो वहाँ से ही वो सीधा विशेषज्ञ से संपर्क कर सकता है और तुरंत एक समाधान ले सकता है। परंपरागत खेती में ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको कृषि कार्यालय में जाना पड़ता था, वहाँ विशेषज्ञ से मिलना पड़ता था। लेकिन एक नई जो सुविधा उसके हाथों में आ गई है, तो उससे वो बहुत उत्साहित है। और यही कारण है कि जो कॉल सेंटर है और वहाँ पर अनेक प्रश्न किसान की तरफ से आते हैं और उनका समाधान तुरंत उसको मिलता है, तो उससे वो लाभान्वित होते हैं। और नई तकनीक को अपनाकर उन्होंने अपनी खेती को बढ़ावा दिया है। खेती में विविधीकरण की बात हो, चाहे फल उगाने की बात हो, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समन्वित खेती की बात हो, जहाँ पशुपालन और खेती, जो धान की खेती हम करते हैं वो, या बागवानी, सबको मिला के एक जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, विविधीकरण की तरफ भी वो बढ़ा है और उसकी आमदनी में काफ़ी इस तरह का इज़ाफ़ा हुआ है। तो ये सब बातों को आप अगर देखें, तो किसान बहुत उत्साहित है और उसका जो इस खेती और इस सूचना पद्धति के प्रति लगाव है, जो वो चाहता है, वो उसे मिल जाता है। उसको अपनी बात, जब हम दूसरे परंपरागत दूसरे साधनों की बात करते हैं, तो एक सामान्य सिफ़ारिश होती है कि ये आप लागू कर दीजिए, लेकिन उसको क्या करना है, उसके खेत में क्या परिस्थिति है। जब वो खेत में खड़ा होकर के सीधा विशेषज्ञ से जुड़ता है और अपनी परिस्थिति बताता है, तो उसको उसका समाधान मिलता है। तो इस बात से को लेकर के वो बहुत उत्साहित है और इसको वो इससे जुड़ा रहना चाहता है और इसको अपनाना चाहता है। जी, जी। डॉक्टर बीके सिंह, जैसा कि डॉक्टर श्रोत्री ने बताया कि कुछ किसान उत्साहित है और आप क्योंकि काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और अभी भी ये जो एग्रीटेक जो स्मार्ट फार्मिंग वाला जो सिनेरियो है, ये भी बिल्कुल नेसेंट स्टेज पर है अभी भी। उस तरह से उतने व्यापक तरीके से अभी तक किसान उसको अपना नहीं पाए हैं। तो आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं जो अभी इसमें इतना देर लग रही है कि किसान पूरी तरह से अभी तक सारे किसान उस तरह से नहीं जुड़ पाए हैं? देखिए, अभी तक जो भी प्रयास होता था वो गवर्नमेंट करती थी, चाहे अपने यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर्स के माध्यम से, या स्टेट गवर्नमेंट करती थी, यूनिवर्सिटीज़ करती थी। प्रयास सब कर रहे थे, तो लेकिन बहुत ही विकेंद्रित था। सब अपने अपने तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन एक केंद्रीकरण नहीं था। अभी डिजिटल इंडिया का अभी भारत सरकार ने शुरू किया है, लेकिन अभी भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। हम लोग तो प्राइवेट सेक्टर भी है इसमें, प्राइवेट सेक्टर में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है मैं फर्टिलाइजर बनाता हूँ तो अपने फर्टिलाइजर बेचूं, मैं पेस्टिसाइड बनाता हूँ तो अपनी पेस्टिसाइड बेचूं, मैं इरिगेशन करता हूँ तो मैं इरिगेशन बेचूं। तो उनकी भी एडवाइजरी जाती है, बेसिकली एम्ड है उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो कोई एक उस तरह का प्रावधान अभी तक नहीं था। कुछ हम लोगों ने, मैं तो बहुत क्रेडिट लेता हूँ इस बात का, हमने सोचा कि नहीं, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे और हम फार्मर को नॉलेज देंगे उसके खेत में क्या करना चाहिए, वो जो वैरायटी लगा रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। डॉक्टर सोतिया ने कहा, जो किसान जो अपने खेत में खड़ा होता है और वो देखता है कि मेरी मिट्टी धंस रही है, पानी ज़्यादा है, पानी कम है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है,
मुरझा रहे हैं, तो उसको एक इमरजेंसी सी होती है। उसके लिए जो एक पौधा उसके लिए बच्चे के समान है, कि उसको बचाना चाहता है, उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना चाहता है। और वो आज का साइंटिफिक नॉलेज जो था पहले, जो विकेंद्रित था, उसके यदि केंद्रित करके मैं देख सका हूँ। अब उसमें बहुत काम बाकी है, लेकिन जो भी मैंने किया है उसी से हमको काफ़ी सेटिस्फैक्शन है। लेकिन वो एक केंद्रित रूप में वो आता है कि यदि उसको पानी ज़्यादा हो गई, या बारिश कम हुई, या कोई कीट आ गया, या कोई बीमारी लग रही है, उसका फोटो खींच के वो फटाफट भेजता है। अब तुरंत उसका समाधान जो हम लोगों ने रिसर्च करके बनाया है उस लाइब्रेरी से चली जाती है, उसका समाधान वो खुद कर लेता है। लेकिन ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर जो है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। उसको मतलब कि बहुत काम उसमें बाकी है। जैसे डॉक्टर सोतिया जैसे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट जो खेत में काम कर चुके, देख चुके हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। एक प्योरली डिजिटल जो है वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें बड़ी एक्सपीरियंस की जरूरत है। ये ना कि 2-4 इंजीनियर बना करके मिल करके कुछ सॉफ्टवेयर लिखा और हो गया, ये ऐसा नहीं है। इसमें डीप साइंटिफिक नॉलेज आता है, मेट्रोलॉजी की डीप नॉलेज आती है, क्रॉप फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है, सॉइल साइंस इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर फिजिक्स इन्वॉल्व है। वो सबको जोड़ करके फिर वो हम लोग एडवाइस देते हैं। तो ये अभी एक शुरुआत है, हम शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें सफलता मिली भी है, और उसमें आगे हम बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए हम सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं लोगों से, लेकिन बहुत सफलता तो नहीं मिली है अभी तक। किसान जो भी जुड़ा है हमसे बड़ा खुश है, हमारी तारीफ जरूर करता है। वो उसका जो अप्रिसिएशन है हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और डॉक्टर सोतिया जैसे मेरे पुराने साथी इसमें हमारा सहयोग करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज हो। डॉक्टर श्रोत्रिय, जैसे डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि कुछ तो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से किसान अभी उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है, 55 साल का आपका अनुभव है एग्रोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट में, तो आपको क्या लगता है कि अभी और क्या ऐसा करने की जरूरत है कि किसान जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट फार्मिंग से जुड़ें और बेहतर यील्ड, बेहतर पैदावार पा सके? स्मार्ट फार्मिंग और जो हमारी सूचना है उसके डिजिटाइजेशन की, यानी उसको इस ढंग से रखा जाए कि हम उस तक पहुंच सकें इवन फोन के माध्यम से, और जल्दी से जल्दी वो सूचना हमें मिले। और विभिन्न सूचनाएं जो अलग अलग जगह पड़ी हुई है वो अगर एकीकृत है तो उन सब का उपयोग करके एक निर्णय लिया जाए कि उसे क्या करता है। तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को देखते हुए इसको आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसमें ये सुविधा है कि आप हर किसान तक पहुंचने की इसमें संभावना है। जो सामान्य जो हमारा प्रसार का कार्यक्रम है उसमें हम हर किसान तक नहीं पहुंच सकते। आज जी। किसान के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल के माध्यम से हम उस व्यक्तिगत किसान तक पहुंच सकते हैं। उसकी समस्या, उसके संसाधन, उसका जलवायु, उसकी मिट्टी, उसकी फसल, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसके लिए जो यथोचित सिफारिश बनती है, जो एक एडवाइजरी या सलाह बनती है, वो उसके पास आज उपलब्ध है। ये सही है कि अभी किसान सभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होगा और सभी किसान जुड़ेंगे, और हो सकता है कि प्रचार और प्रसार, जो कृषि के प्रसार का कार्यक्रम है, वो धीरे धीरे व्यक्ति रूप से कम होकर के इसी माध्यम से आ जाए। क्योंकि आप जैसे रूबरू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो किसान भी रूबरू एक विशेषज्ञ से बात कर सकता है, अपनी समस्या सुलझा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि उसने कुछ समस्या दी और
आपने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन अगर उत्तर समझ में नहीं आया है तो फिर पूछ सकता है। तो ये सुविधा आज स्मार्टफोन के माध्यम से है, स्मार्ट खेती में ये सुविधा जी, दी गई है और किसान इसको पसंद जी, करता है। कैसे करना जी, है, सिर्फ ये कह देने से कि ये कर लीजिए, ये काफ़ी नहीं है। किसान को ये भी बताना होता है कि कैसे किया जा सकता है, ताकि उसका सही-सही उपयोग हो, वो सही ढंग से उसका उपयोग करे, नहीं तो हमारे आदान बहुत व्यर्थ चले जाते हैं। एक सीधा-सा उदाहरण मैं देता हूँ, यूरिया जो कि बहुत ही आम एक खाद है और सभी किसान उसको उपयोग में लेते हैं, लेकिन उसकी उपयोग क्षमता धान में 30%, दूसरी फसलों में 50%। तो ये सारा तो उस उपयोग क्षमता का को नहीं अपनाने से या गलत उपयोग से सारा व्यर्थ जा रहा है। तो कैसे करें? सिर्फ कितना दें, ये डाल दें, ये ज़रूरी नहीं। कैसे करें ये बताना भी संभव है, तो वो आज स्मार्ट खेती के माध्यम से संभव है। जो अपने उसको वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो कह सकता है, ये सारा संभव हो गया इसके माध्यम से और जी। वो सीधा जुड़ सकता है कृषि विशेषज्ञ से। जैसे कि सिंह साहब बता रहे थे कि वो अपने खेत की फ़ोटो भेज सकता है। जी, और न सिर्फ़ फ़ोटो भेज सकता है, साथ फ़ोटो भेजकर वो कितनी पैदावार वो होगी, उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो जब इतने एडवांस्ड लेवल की हाँ, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किसान अभी भी परेशान ही है, लॉसेस होते हैं। कभी फसलों की जो भी पैदावार होती है उसकी कीमत गिर जाती है, मंडी में उस तरह का भाव नहीं मिलता और किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंक रहे होते हैं। ये परेशानियाँ आती हैं। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इन सब के ज़रिए जब पैदावार का अनुमान लगाया जा सकता है, मंडियों के भाव पता चल सकते हैं, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो हम ऐसी जो परिस्थिति आती है कि किसान को मतलब जो उसका बेसिक जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, वो तक नहीं मिलता और किसान उसको या तो खेत में सड़ा देता है या सड़क पर फेंक देता है। इस स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन अभी भी वो सिचुएशन आई नहीं है। तो ये चैलेंजेज़ हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऐसी ये कोशिशें होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें। तो किस स्तर पर ये अभी कमी रह गई है डॉक्टर श्रोत्रिय? देखिए अभी तक जो सारा ज़ोर था, वो उत्पादन पे था। उत्पादन जी, के तरीकों को किसान ने अपनाया, उसको जो कहा गया, उसने समझा और उसको अपनाया, उत्पादन बढ़ाया। एक तो ये जब भी उत्पादन ज़्यादा होता है तो बाज़ार गिरता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन बाज़ार जी, जब गिरता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार में जाएँ। जो हम उसका संरक्षण कर सकते हैं और उसको जो प्रोसेसिंग जी, संवर्धन कर के उसको बचा सकते हैं फसल को। तो इस तरफ जी, हमारी जो प्रसार की व्यवस्था थी, उसमें ध्यान नहीं जी, दिया गया। सिर्फ उत्पादन जी, करो, उत्पादन करो, उत्पादन बढ़ाना है, उस बात पे ध्यान दिया गया और वो एक समय की प्राथमिकता भी थी क्योंकि अनाज की कमी थी और अनाज की आवश्यकता जी, थी, तो इस बात पे जी, ज़्यादा जोर दिया गया कि उत्पादन बढ़ाएँ। लेकिन आज हम उस स्थिति पे हैं कि हमारे पास अनाज के भंडार हैं, हम बाहर भी विदेश में भी अनाज भेजते हैं। तो अब उसमें इस बात की ज़रूरत हो गई कि हम प्रसार के कार्यक्रम को सिर्फ़ उत्पादन से हटा कर के उसके प्रोसेसिंग, उसके वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन की तरफ ध्यान दें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे को भंडारण की व्यवस्था चाहिए या दूसरी व्यवस्था चाहिए, प्रौद्योगिकी की व्यवस्था चाहिए, वो सारी अ, उसके साथ जुड़ जाएँगी, तो वो बात कि टमाटर फेंके जा रहे हैं, वो नहीं होगा। वो सॉस जी, में बदल दिया जाएगा, वो केचअप में बदल दिया जाएगा, आलू फेंके जा रहे हैं, वो नहीं होगा, वो चिप्स में बदल दिया जाएगा और मूल्य संवर्धन के साथ-साथ ये कमियाँ भी दूर हो जाएगी। जी, लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, प्रसार का जो कार्यक्रम है, वो सिर्फ़ उत्पादन तक सीमित न रह कर के बाज़ार में, वैल्यू एडिशन में, इन सब बातों से जुड़े, तो ये कमी धीरे-धीरे पूरी की जा रही है और अब जी, अभी जैसा कि सिंह साहब ने बताया
कि हम लोग अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। प्रसार वाले अलग काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की अलग मिनिस्ट्री है, कृषि की मिनिस्ट्री अलग है, एनिमल हस्बेंड्री भी कृषि का ही भाग है लेकिन मंत्री अलग है। तो अगर हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना है तो सबको मिलना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हमारा जो उत्पादन का व्यर्थ जाने का है वो फिर से रिसाइकल हो जाता है, फिर से यूज हो जाता है। तो एक संभावना बनती है कि कोई भी उत्पादन व्यर्थ न जाए। तो एक आवश्यकता ये भी है। और जो स्मार्ट फार्मिंग है और जो डिजिटाइजेशन है जिसमें हम सारी ज्ञान को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, अभी आवश्यकता है उसको इंटीग्रेट करने की। वो अलग अलग रखा हुआ है। इंटीग्रेट जब हम कर देंगे कि कहाँ अधिक उत्पादन होता है वहाँ उसकी फैक्ट्री लगाई जाए, किसान खुद आगे आए। अब एफपीओ बनाने की बात आ रही है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आए, ताकि किसान ठगा नहीं जाए अकेला, सब मिल करके बाजार जाएं और निगोशिएट करें कि उनकी प्राइस क्या है। तो ये तकनीक भी, बाजार भाव उनको मालूम हो गया, किस बाजार में माल उठना है ये मालूम हो गया, कहाँ भाव ज्यादा है ये मालूम हो गया। तो परिवहन सब मिलके करेंगे, एक अकेला किसान नहीं कर पाएगा। तो व्यवस्था ये भी प्रसार में है कि अब हम संगठित हों, किसान के लेवल पे एफपीओ बनाए, किसान उत्पादक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाए और उस तरह से आगे बढ़ें। तो कमियां जरूर हैं लेकिन संभावना भी बहुत है कि हम इस तरह की खेती को अपनाएं और आगे बढ़ें। तो इन संभावनाओं को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिक्कतें हैं तो हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है और इन संभावनाओं को देखते हुए समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेना है। बिल्कुल। दिक्कतें पता चलेंगी तो उनके समाधान की तरफ हम बात कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर समाधान की हम बात करेंगे। और ऐसा ही प्रयास फसल सलाह ऐप है जो किसानों को उनकी जो समस्या है, स्पेसिफिक समस्या, उसके हिसाब से समाधान देने का प्रयास करता है। तो डॉक्टर श्रोत्रिय, मैं आपसे ये मेरा निवेदन है कि हमारी जो ऐप है फसल सलाह, उसमें हमारे किसान जो भाई हैं वो अपनी जो उनकी क्वेरीज होती हैं, जो उनके सवाल होते हैं अपनी फसल से जुड़े हुए, जो डे टू डे उस पे जो उनकी समस्याएं आती हैं, वो सवाल भी हमें भेजते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल मैं लेना चाहती हूँ, उनका समाधान अगर आप हमारे किसानों को देंगे तो हमारे किसान भाइयों की काफी मदद होगी। ऐसे तो हम अपने ऐप के जरिए भी उनको देते रहते हैं, एडवाइजरीज भी जारी करते हैं स्पेसिफिक। तो एक सवाल हमारे पास आया है, हमारे किसान भाई हैं पद्म धाकड़ जी। उन्होंने पूछा है कि उनकी जो मक्के की फसल है उसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसका वो क्या उपाय करें? ये पत्ते पीले पड़ना और किस कारण से पड़ रहे हैं, इसका समाधान स्मार्टफोन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से मिल सकता था। क्योंकि इसके जवाब अगर मैं एक दूंगा तो मैं पूछना चाहूंगा किसान भाई से कि भाई कहाँ पत्ते कौन से पीले पड़ रहे हैं, ऊपर के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या नीचे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्ते में जी पीलापन कहाँ से आ रहा है, पत्ते के नस के बीच में से पीलापन बढ़ रहा है या पत्ते के किनारे पीले पड़ रहे हैं। तो ये सब अगर वो एक फोटो भेजें स्मार्ट फार्मिंग की तरह तो मुझे पता लग जाएगा और मैं उनको सही जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं इसका सवाल अब लंबे रूप से देना मुझे पड़ेगा क्योंकि अलग अलग पत्ते पीले पड़ने का जो कारण है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पोषक तत्व उनकी कमी पर अलग अलग ढंग से वो अपने चिन्ह छोड़ते हैं पत्ते पे। सबसे पहले तो यही हो सकता है कि अगर खेत में पानी का भराव हुआ है तो भी पत्ते पीले पड़ सकते हैं, क्योंकि पोषक तत्व रिसाव करके नीचे चले जाते हैं, पौधे को नहीं मिलते। तो एक कारण तो यह है, अगर वहां पानी का रिसाव नहीं है और निकास की व्यवस्था कर लें किसान भाई तो वो अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अभी जो अवस्था है पौधे की वो बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कहीं 20 दिन या कहीं 25 दिन, कहीं 30 दिन ज्यादा से ज्यादा इस तरह हुए होंगे। ये देखना है कि पत्ता कहाँ पीला पड़ रहा है। अक्सर अभी इस अवस्था में नीचे के पत्ते पीले पड़ रहे होंगे
और उसमें भी दो तरह से पीले पड़ रहे होंगे। अगर नीचे के पत्ते किनारे से पीले हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहले पीले पड़े और बाद में जैसे पत्ते झुलस गए, तो ये पोटाश की कमी के कारण से होता है। और अगर पत्ते के बीच में नस के सहारे तिकोने आकार के पत्ते पीले पड़ते हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी के वजह से होता है। तो खेत में उन्होंने क्या ये न्यूट्रिएंट दिए थे, क्या ये पोषक तत्व दिए थे, क्या मिट्टी में पोषक थे या नहीं थे, ये मिट्टी के आधार पे भी इसको सत्यापित किया जा सकता है कि हाँ, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है या मिट्टी में पोटाश की कमी है या सूखा पड़ने से ये पोषक तत्व पौधे द्वारा नहीं लिए गए, तो इसकी कमी के लक्षण आ रहे हैं। तो एक तो ये बात होगी। थोड़ी फसल बड़ी हो जाएगी, 25 या 30 दिन की हो जाएगी, तो वहां बीज के पत्तों पे धब्बे से चित्राए हुए पीलापन पड़ेगा, जो जिंक की कमी को दर्शाएगा। जी जी। और आमतौर पर इन दिनों हमारे देश में जिंक की भी कमी प्राय देखी जाती है। तो जो पदम धाकड़ जी हैं, उनसे यही कहना है कि वो सिर्फ ये न कहे कि पीलापन है, वो ये कहे, वो स्पेसिफिक सवाल दे तो उन्हें सही समाधान मिलेगा। इस तरह का वो एक बार अपने खेत में देखें, अगर नीचे के पत्ते के किनारे से पीले पड़ रहे हैं, तो पोटाश तत्व की कमी है। और वो तो अभी भी म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद डाल सकते हैं। एक एकड़ में अगर 30 किलो या 25 किलो डालेंगे और खुदाई कर देंगे बाद में, तो अच्छा रहेगा। यदि बीज के नस से नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा खाद है यूरिया, वो भी उसमें यूरिया न पड़ा रहे, नहीं दही करते हैं और जमीन में दाब होगा। डॉक्टर श्रोत्रिय, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद कुछ नेटवर्क। जहाँ अगर जिंक की कमी है, दूसरे पत्तों पे पीलापन होता है, अभी है, उसका इसकी मात्रा रहेगी 10 किलो की, या मैंने सप्ताह उसकी हम। डॉक्टर श्रोत्रिय, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर्विष्ठा, एक चीज जो मैं चाहूँगा कि आप बताएं, जो जिसने भी प्रश्न पूछा है, यदि वो फसल सलाह में जुड़े हुए हैं तो अपनी पौधे की पिक्चर जरूर भेजें। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे श्रोतिया, जैसे डॉक्टर श्रोतिया और भी विशेषज्ञ हैं, उसको देखेंगे, एग्जामिन करके उसका सटीक जवाब दे पाएंगे। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, किसान उसको नहीं देख पाता। यदि किसान
हमको मालूम है कि उसके खेत में आज से 10 दिन 15 दिन के बाद मौसम कैसा होने वाला है, और उस जी मौसम का एक उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कीट कीट के ऊपर या कोई बीमारी फैलने के ऊपर। कई कई बार जी ऐसा होता है कि किसान उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाता, उतना उसका जी पूर्वानुमान से अपने क्रॉप को जोड़ नहीं पाता है। लेकिन जी साइंटिफिक विधि से आज है अवेलेबल है, जिससे जी मालूम है कि यदि मान लो कि बहुत गर्मी हुई और टेम्परेचर भी ऊंचा रहा, 10 दिन तक ऐसा ही रहेगा, तो उसमें जरूर बीमारी लगेगी। कौन सी बीमारी लगेगी उसका भी हम पहले से पूर्वानुमान दे देते हैं कि ये बीमारी लगने की जी आशंका है। तो ये जी फसल सलाह का एक एडवांटेज है जो हम किसानों को इस तरह दे दे पाते हैं पूर्वानुमान उनके बीमारियों का। दूसरा जी पूर्वानुमान जो हम देते हैं वो कीमतों का है। अब कीमतों जी का आप हमको बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि जैसे कि पिछले सीजन में जैसे ही यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ तो हम लोगों ने वार्न करना शुरू किया कि गेहूं की कीमतें बढ़ेगी। बहुत से जी जी किसानों ने हमें इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया कि आपने अच्छा किया, अब कि हमने गेहूं उस समय एकदम से बेचा नहीं और रोक रोक के जी बेचा, अभी रोक रोक के बेच रहे हैं। तो एक पूर्वानुमान जो इंटरनेशनल मार्केट से संबंधित है, किसान उसको जी देख नहीं पाता है। अगर किसान हम्म, अपने जरूरत से बेचता है, जब उसको पैसे की जरूरत है उसको बेचना ही जी बेचना है, उसको हम जी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम कुछ गाइडेंस दे सकें उसके उसके चाहे तो उसका कुछ पैसा बच जाए बीमारी के बचाव में, रख रखाव में, या कीमत ज़्यादा मिल जाए, तो जी फार्मर इनकम बढ़ाने के लिए चाहे तो खर्चा कम करो या आमदनी बढ़ाओ, यही दो चीज हो सकती है। ये दोनों जी दिशाओं में हम प्रयत्नशील रहते हैं किसानों को कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, और जो पैदावार हो उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत उनको मिल सके। ये हमारा फसल सलाह में हमेशा ये प्रयास रहता है। जी 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 मैं एक और सवाल लेना चाहूंगी। एक हमारे यूजर हैं हिम्मत लोधी जी। उन्होंने पूछा है कि सोयाबीन में वो कौन सा यूरिया डालें, नैनो या फिर किसान यूरिया, कौन सा ज्यादा सही रहेगा? डॉक्टर श्रोत्रिय। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खड़ी फसल जो लेग्यूम्स हैं, जैसे जी सोयाबीन, मूंगफली, अ, जी अरहर या फिर जी मूंग या उड़द, इनमें हम खड़ी जी फसल में यूरिया नहीं देते जी हैं। तो यूरिया ओके खड़ी फसल पे देने की सिफारिश भी नहीं है। अ, अगर जी किसी खास परिस्थिति में देना है तो उसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन क्यों नहीं देते जी हैं और अगर दे जी दिया तो क्या नुकसान होता है। यूरिया जी जो नाइट्रोजन है, उसका काम है पौधे की वानस्पतिक बढ़वार करना। वानस्पतिक बढ़वार करने का मतलब उसमें फूल पत्ते ज्यादा आएंगे, उसकी बढ़वार होगी, डालियां बढ़ेगी, और अ, ऐसे में शायद फलियां कम लगे। वानस्पतिक प्रभार का जब ज्यादा बढ़ाव होगा तो असंतुलन आएगा पौधे में, और फूल यानी और फलियां ये की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए नहीं करते हैं खास करके लेग्यूम वाली फसलों में, क्योंकि उनकी जड़ों में गांठें होती है। वो गांठें हवा से नाइट्रोजन लेती है। जो हवा पौधे के आसपास है उसमें 78% नाइट्रोजन पहले से है, और ये पौधा सोयाबीन का या मूंगफली का या मूंग का या उड़द का, ये वो हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे सकता है, और इसीलिए ऊपर से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं नाइट्रोजन की बात? या तो इनकी फसल बहुत ही खराब है, जी या उसमें इन्होंने बुआई के वक्त कुछ भी खाद नहीं डाला है तो शायद हो, जी या क्या पत्ते पीले पड़ रहे हैं जो अक्सर नाइट्रोजन के अभाव से होते हैं, उसके कारण से जी हैं। तो जी सामान्यतः खड़ी फसल में नाइट्रोजन नहीं दी जाती है, लेकिन अगर इन्हें फसल बहुत कमजोर है तो सिर्फ नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे असंतुलन आएगा, उसमें सभी पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हम्म, वो जो एनपीके आजकल फॉलियर स्प्रे का आ रहा है, उसका स्प्रे जी करेंगे तो अच्छा होगा। उससे उनको थोड़ा नाइट्रोजन, थोड़ा फास्फोरस, थोड़ा
पोटाश भी मिल जाए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कुछ जैव तरल पदार्थ भी हैं जैसे सागरिका, उसमें सभी तरह के तत्व होते हैं, उनको दें। सिर्फ यूरिया देने से पोषक तत्वों का असंतुलन होगा और वानस्पतिक बढ़वार बढ़ेगी, जिससे उपज कम भी हो सकती है। तो सोयाबीन के लिए विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ। जी। एक और सवाल है रघुवेंद्र राजपूत जी का। उन्होंने पूछा है कि उनकी धान की फसल में बरू घास, जॉनसन ग्रास जिसको कहते हैं, काफी उगी हुई है और उन्होंने बस पाइरुविक सोडियम 10% का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे भी उनको कोई फायदा हुआ नहीं है। तो वो उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। अगर धान के फसल में अगर रासायनिक, पहली बात तो यह कि खेत की अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं। और दिक्कत जब आती है जब एक ही कुल की घास भी होती है और एक ही कुल के अनाज भी होता है, तो जो घास वाली फसलें, घास वाले जो खरपतवार हैं, वो घास वाली अनाज में, चावल भी घास वाला अनाज है ग्रामीणी फैमिली का, और घास भी उसी कुल की है, तो उसको मारना थोड़ा दिक्कत वाला होता है। और खास करके जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है, फसल के शुरुआत में या रोपाई के 2-3 दिन के अंदर अगर आप रसायन डालते हैं तो वो प्रभावी होते हैं, उनका उपयोग होता है, तो शायद घास का ये इसको रोक भी सकते हैं। तो ये तो एक स्थिति हुई कि उन्होंने अभी कितनी उनका धान हो गया है, क्योंकि धान में अगर बड़ा हो गया है धान तो फिर अभी कोई केमिकल डालने से उसका समाधान नहीं होगा। शुरू से ही अगर वो खेत में अच्छी तरह से पडलिंग करते या सीधी बुआई का अगर उनका खेत है तो उसमें वो अच्छी तरह से हल चलाते और खेत तैयार करते तो अधिक सुविधाजनक होता। तो ये जो अभी रसायन डाल सकते हैं वो रोपाई के 2-3 दिन बाद डाल सकते हैं। तो अगर उनकी ये अवस्था है तो वो ब्यूटाक्लोर, थायोकार्ब या वैसलीन वगैरह इन रसायन का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा ये अभी अवस्था नहीं है कि वो रसायनों का उपयोग करें, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रोपाई चली थी उसमें शायद उनकी फसल ज्यादा दिनों की हो गई होगी। जी। एक और एक निवेदन और आप करिएगा सब अपने किसान भाइयों से कि वो कहाँ से सवाल भेज रहे हैं, ताकि हमें ये अंदाजा रहे कि वहाँ उस क्षेत्र में रुपाई हो चुकी है या नहीं, या होनी है, और वहाँ की मिट्टी और जलवायु कैसा, उसके आधार पे भी हम कुछ कह सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और सवाल है विष्णु कुमार शर्मा जी का। वो पूछ रहे हैं कि नींबू के पौधे में फल लग जाते हैं और झड़ जाते हैं, क्या किया जाए उसका क्या उपाय? ये 2 तरीके से होता है। एक तो अगर हमारी जो व्यवस्था है, प्रबंधन है नींबू में सिंचाई का, वो डगमगा जाए तब, या फिर एकदम मौसम में कुछ परिवर्तन आए, एकदम गर्मी हो गई है या एकदम मौसम में परिवर्तन आता है, तो भी फल गिर सकते हैं। और इसको रोकने के लिए हम हार्मोन्स का भी उपयोग करते हैं। अक्सर बहुत फूल आते हैं लेकिन हर फूल पे फल लग जाए और वो पौधा उसको संभाल ले, ये संभव नहीं है। फूल भी झड़ने लगते हैं और बहुत सी बार फल भी झड़ने लगते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो हार्मोन का भी स्प्रे करते हैं। नफ्थलीन एसिटिक एसिड ये एक हार्मोन है जिसका छिड़काव किया जाना चाहिए। इसकी 2 ग्राम मात्रा अगर 10 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे तो समस्या का थोड़ा सा समाधान हो सकता है कि फल झड़ना बंद हो जाए। ओके ओके। एक और सवाल है राजकुमार जी का। वो टॉप बोरर के लिए जो गन्ने में हो जाता है उसके लिए दवाई के बारे में जानना चाहते हैं। गन्ने का जो टॉप बोरर है, जो इस समय की अवस्था है, गन्ना अभी बढ़वार की अवस्था पे है और उसके शूट्स भी निकल रहे होंगे। पहली बात तो यह है कि
एक मैकेनिकल जो तरीका है उसको रोकने का, कि जहाँ गन्ने की पोरियां हैं ऊपर से 2-3 पोरी जहाँ तक शूट बोरर गया है उसको काट लें। उसको अभी काट लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बढ़वार फिर हो जाएगी। तो एक तो मैकेनिकल तरीका ये है, इसका करें। कुछ बुवाई से पहले भी खेत तैयार करते समय भी दवा का उपयोग करते हैं, लेकिन वो अभी उसका समय नहीं है। अभी वो चाहें तो कार्बोफ्यूरॉन दवा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 किलोग्राम फोरेट दवा लगेगी और इसको खूड़ के साथ फैलाएं, और अगर वहाँ नमी नहीं है तो सिंचाई भी कर दें। तो जो एक और काम करना है कि बोरर के अंडे समूह में आते हैं जो पत्तों पे चिपके रहते हैं। अगर खेत में उन अंडों को पहचाना जाए पत्तों पे और उन पत्तों को हटाया जाए और उसको जला दिया जाए तो उनसे जो वयस्क बनेंगे वो नहीं बनेंगे और नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अपना करके वो गन्ने में टॉप बोरर का नियंत्रण कर सकते हैं। जी जी। एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल भी लूंगी मनोज कुमार जी का, वो पॉपुलर की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। पॉपुलर की खेती कर लेनी चाहिए और ये अच्छा जी उनका प्रयत्न है कि वो करना जी चाहते हैं, क्योंकि पॉपुलर की खेती के साथ साथ लकड़ी भी मिलेगी और खड़ी फसल पॉपुलर के खेतों के बीच में फसल भी ली जा जी सकती है। लेकिन पॉपुलर का जो रोपण है वो कलम द्वारा जी होता है। पहले कलम तैयार करते हैं, तो अगर जी उनको बनी बनाई पौध मिल रही है, लगभग 1 जी साल पुरानी अगर पौध हो, तो वो उसको काम जी में ले सकते हैं और रोपाई कर सकते हैं। जनवरी ओके फरवरी का जो माह है, जब हमारी थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है और बसंत का जो मौसम आता है जहाँ एकदम फुटान पौधों में और सब जगह होती है, वो अच्छा समय है इसकी रोपाई के लिए। और रोपाई करीब पॉपुलर की 4 मीटर बाई 4 मीटर पे की जाती है। उससे पहले उनके जो गड्ढे आप खोद रहे हैं जहाँ आपने पॉपुलर लगाना है, तो वो 60 बाई जी 60 2 फुट के गड्ढे बनाएं और उसमें ओके मिट्टी के साथ थोड़ा गोबर की खाद भी मिला के डालें ताकि उसके बाद में ग्रोथ अच्छी हो। तो इस तरह से करेंगे जनवरी फरवरी माह में। एक तो तरीका है कि आप कलम खुद तैयार करें, तो वो भी जनवरी फरवरी में होगी जब अंक उनके अंकुर आते हैं तने पे, तो जो नए तने हैं उनको लेकर के काट करके और उनकी कलम तैयार करके नर्सरी लगाएं। नर्सरी में जब 1 साल का पौधा हो जाए तो फिर आगे बढ़ें, या फिर जो बने बनाए पौधे हैं 1 साल जी पुराने उनको आप लें हाँ और जनवरी फरवरी में उनका प्लांटेशन करें, रोपाई करें, ताकि आपको सही उसकी बढ़वार मिल सके। जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जीसी श्रोत्रिय, आपने इतने सारे हमारे किसान भाइयों के सवालों का इतनी अच्छी तरह से जवाब दिया। उम्मीद है कि उनको समाधान मिल गया होगा। और एक रिक्वेस्ट इसके साथ ही, जो आपने कहा कि वो अपने जो कहाँ से हैं अपने जिले का नाम जरूर लिखते हैं साथ में, तो उससे आसानी होगी और बेहतर समाधान उनको मिल सकेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जीसी श्रोत्रिय। और मैं डॉक्टर बीके सिंह का भी धन्यवाद करूंगी। आप दोनों ने इस चर्चा में हमें स्मार्ट फार्मिंग के बारे में बताया और उम्मीद है जल्द ही ज्यादा से ज्यादा किसान स्मार्ट फार्मिंग से जुड़ेंगे और बेहतर प्रोडक्शन और बेहतर इनकम, बेहतर पैदावार और बेहतर आमदनी वो पा सकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।